तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये लीगल सर्विसेज का क्या मतलब होता है। ओके, तो देखिए क्या बोला जा रहा है। लीगल सर्विस मीन्स, तो लीगल सर्विस का ये मतलब होता है कोई भी सर्विस, एनी सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू। तो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, कोई एडवाइस दिया जा रहा है, कंसल्टेंसी दिया जा रहा है, एंड ऑल्सो इंक्लूड रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी। इसका मतलब क्या हुआ साहब, मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए यहां पे आप देखोगे तो ये वकील साहब है, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मुझे क्या करना था ना, एक प्रॉपर्टी खरीदना था, तो मैं वकील साहब के पास गया, वकील साहब से बोल रहा हूं कि वकील साहब ये मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं, तो उसके ये पेपर्स हैं, आप इसको एक बार देख करके मुझे एडवाइस दो ना कि ये जो प्रॉपर्टी है वो सही है क्या, इसका जो टाइटल है वो क्लियर है क्या, उसमें कुछ तो डिस्प्यूट नहीं है। तो वकील वो देखेंगे पेपर, फिर आपको एडवाइस देंगे कि हाँ आप ये खरीद सकते हो प्रॉपर्टी। ओके, तो ये सर्विस। अब आपने वो प्रॉपर्टी खरीद लिया, अब क्या हुआ, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद टाइटल क्लियर नहीं निकला, 3-4 लोग आ गए, क्या बोल रहे हैं कि मेरा घर है, मेरा घर है। तो ये जो झगड़ा है कोर्ट में गया, तो कोर्ट में आपको पेश होना है, सुनवाई है। तो उस केस में क्या करोगे आप, देखो आपको तो ये लॉ का ज्यादा नॉलेज है नहीं, तो आप ये वकील साहब को बोलोगे कि वकील साहब आप मेरे बिहाफ में कोर्ट में रिप्रेजेंट होंगे क्या, तो बोलेंगे तो हाँ होंगे ना। तो ये जो वकील साहब सर्विस दे रही है, सभी सर्विसेज क्या है, लीगल सर्विसेज है। देखिए वही यहाँ पे लिखा है, एक बार पढ़ देता हूँ। लीगल सर्विसेज मीन्स any service provided in relation to advice, consultancy, also include representational service before any court, tribunal और authority। ओके, बात समझ में आया। तो हमने बात किया लीगल सर्विसेज क्या होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि लीगल सर्विसेज पे टैक्सेबिलिटी कैसे है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे कि सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो लीगल सर्विसेज है उस पर टैक्स लगता है कि नहीं लगता है। ओके, जहां जहां पे टैक्स नहीं लगता है आगे बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां जहां पे टैक्स लगता है हम ये देखेंगे कि वो टैक्स रिवर्स चार्ज में लगता है कि फॉरवर्ड चार्ज में लगता है। ओके, तो देखिए इस चीज को पढ़ने के लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूं। आइडिया ये है कि जो सर्विसेज है ना, आपको 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करना है कि आरसीएम लगेगा कि नहीं या टैक्स लगेगा कि नहीं। ये सर्विस पे आप कैसे लीगल सर्विस पे पढ़ोगे, तो सबसे पहले जो सप्लायर ऑफ लीगल सर्विसेज है उसको 2 कैटेगरी में बांटोगे आप। ओके, तो कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी 1 है इंडिविजुअल एडवोकेट एक्सेप्ट सीनियर एडवोकेट, मतलब इंडिविजुअल एडवोकेट जो सीनियर एडवोकेट नहीं है वो, देन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट। तो ये दोनों एक कैटेगरी में आ रहे हैं। दूसरा कैटेगरी क्या है सप्लायर ऑफ सर्विसेज का, तो वहां पे है इंडिविजुअल सीनियर एडवोकेट एंड आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। तो ये दूसरे कैटेगरी में आते हैं। इस तरह सबको पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले जो सीरियल नंबर 2 और 3 है वो किसके लिए है, तो ये जो लीगल सर्विसेज है उस पे आरसीएम लगता है, कब लगता है उसके बारे में। तो देखो क्या बोला जा रहा है, लीगल सर्विस प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और एडवोकेट, ठीक है ना। तो ये दूसरा और तीसरा का हेडिंग है जो दोनों कैटेगरी को कवर करता है। ओके, जो सीरियल नंबर 2 है वो कैटेगरी 1 को कवर करता है। देखिए ये क्या बोलता है, सप्लायर इज, सप्लायर कौन है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट या फिर इंडिविजुअल एडवोकेट एक्सेप्ट कौन, सीनियर एडवोकेट। ये कौन है, तो ये सप्लायर ऑफ सर्विसेज है साहब। ओके, अब क्या करता है ये, जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है उसको मोटा मोटी 2 कैटेगरी में बांटता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में 3 लोग आते हैं जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है। कौन है, सबसे पहला तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट खुद या लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी या फिर गवर्नमेंट एंटिटी, ये लॉयर की सर्विसेज ले रहे हैं, लीगल सर्विसेज ले रहे हैं, या फिर एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट का सर्विस ले रहा है, या फिर फॉर्म ऑफ एडवोकेट ये लीगल सर्विस ले रहा है एडवोकेट से। ओके, या फिर रेसिपिएंट एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। तो यहां पे कौन आ रहा है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल
लीगल सर्विस लेता है, क्या लेता है वो मैं एग्जाम्पल में ही दिखा दिया। तो अगर जो ये तीनों रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज हैं लीगल के, ओके, और सप्लायर कौन है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट एक्सेप्ट सीनियर एडवोकेट, देन इन दैट केस जो मेगा एग्जाम्पशन का नोटिफिकेशन आया उसका एंट्री नंबर 45 क्या बोलता है, भाई ये सर्विस एग्जाम्प्ट। तो क्योंकि ये लीगल सर्विस एग्जाम्प्ट है तो यहाँ पे जब टैक्स ही नहीं लग रहा है तो आरसीएम और एफसीएम की बात ही नहीं करेंगे, ओके। दूसरी साइड क्या बोला जा रहा है कि अगर जो रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी है तो आपको क्या देखना है, ये देखना है कि क्या एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ द रेसिपिएंट इज मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। तो पिछली साल का, जिस साल में हमें उसको आपको पिछली साल में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो बिजनेस एंटिटी ये लीगल सर्विस ले रही है उस बिजनेस एंटिटी का पिछली साल टर्नओवर कितना था, क्या उसका टर्नओवर इतना कम था कि उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेना था, रजिस्ट्रेशन से एग्जम्पशन था, तो क्या वो लिमिट है, आपको याद है क्या। तो लिमिट गुड्स के केस में 40 लाख है कि 40 लाख से कम रहेगा तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेने का, सर्विस के केस में 20 लाख है, ओके। तो अगर जो इसको एग्जम्पशन था तो क्या बोलता है एंट्री नंबर 45 में ये जो लीगल सर्विस ले रहा है वो भी एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर जो बिजनेस एंटिटी को रजिस्ट्रेशन लेना था जीएसटी में, ओके, एग्जम्पशन उस पर नहीं अप्लीकेबल था, देन इन दैट केस ये लीगल सर्विस पे टैक्स लगेगा साहब। और जब ये लीगल सर्विस पे टैक्स लगेगा तो अभी बात ये आता है कि फॉरवर्ड चार्ज में वकील साहब टैक्स भरेंगे या रिवर्स चार्ज में ये बिजनेस एंटिटी टैक्स भरेगी। तो क्या बोला जा रहा है, जो एंट्री नंबर 2 है वो यही बोलता है कि रिवर्स चार्ज में ये जो बिजनेस एंटिटी है ना साहब, ये बिजनेस एंटिटी उस पर टैक्स भरेंगी। तो ये कैटेगरी 1 के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे कैटेगरी 2 के बारे में। कैटेगरी 2 में कौन कौन कवर है, तो एक है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, दूसरा है इंडिविजुअल सीनियर एडवोकेट, ओके। आपके दिमाग में एक ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है भाई ये मेरे को एडवोकेट भी समझा, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट भी समझा, लेकिन ये आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल क्या होता है भाई। तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल क्या रहता है ना कि समझ लो कोई ऐसा एक फैसला है जो हो नहीं पा रहा है, तो क्या करते हैं बहुत सारे वकील को अपॉइंट करते हैं कि भाई आप क्या करो पूरा हमारा केस देखो, जैसे 2 पार्टी है तो अपॉइंट करेंगे, 10 वकील को अपॉइंट कर दिए। अब वो 10 वकील क्या करेंगे, एक बैठक बुलाएंगे, एक जगह बैठेंगे और डिसीजन लेंगे, ओके। अगर जो इसके बारे में आपको और अच्छे से समझना है ना तो आप क्या कर सकते हो, एक मूवी देख सकते हो, वो मूवी का नाम है एक रुका हुआ फैसला। क्या वो मूवी है, अगर जो आप उसको देखोगे ना शुरू से अंत तक पूरा एक ही कोर्ट रूम में वो मूवी खत्म हो जाती है, बोलो, लेकिन आप पूरा वो 2 घंटे का मूवी देख के ही उठोगे, इतना अच्छा वो मूवी, इतना एंगेजिंग है और आपको लॉ से प्यार हो जाएगा। तो मैं तो आपको बोलूंगा कि वो मूवी एक बार देखो तो ये आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ओके। आते हैं अपने टॉपिक पे फिर से कि ये कैटेगरी 2 जो है सप्लायर ऑफ सर्विसेज का, जिसमें इंडिविजुअल सीनियर एडवोकेट और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कवर है, इस पे जीएसटी कैसे लगता है अगर जो ये कोई लीगल सर्विस देते हैं, उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे, ओके। तो देखिए यहां पे सीनियर एडवोकेट एंट्री नंबर 2 से, देन एंट्री नंबर 3 से आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, ओके। अब क्या बोलता है, अगर तो ये लोग सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैं देन इन दैट केस जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है ना उनको आपको 3 कैटेगरी में बांटना है, 1 2 एंड 3, ठीक। जो कैटेगरी 1 है वो किसके बारे में बात करता है, तो देखो फिर से वैसा ही, रेसिपिएंट इज गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, ओके, गवर्नमेंट एंटिटी, या फिर रेसिपिएंट इज एनी अदर पर्सन अदर देन बिजनेस, ओके। तो यहां पे क्या कवर हो रहा है, इंडिविजुअल, ओके। तो इस केस में ये जो सर्विस दे रहा है ना एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या फिर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, वो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा एज पर एंट्री नंबर 45 ऑफ मेगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, ओके। अब क्या बोला जा रहा है, जो कैटेगरी 2 है रेसिपिएंट इज एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट, ओके। तो आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल और ऑफ द रेसिपिएंट मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन अंडर जीएसटी। तो वही जो बिजनेस में हमने देखे थे कि जो ये सर्विस ले रहा है, जो एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट सर्विस ले रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा
कि इनका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना था। ये सप्लाई ऑफ सर्विस करेंगे तो 20 लाख से कम था क्या लीगल सर्विसेज का, या इन टोटल। अगर जो 20 लाख से कम है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना रहेगा, और अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना रहेगा तो वहां पे क्या रहेगा, एग्जाम्पशन नंबर, एंट्री नंबर 45 में इनका एग्जाम्पशन मिल जाएगा, जो ये सर्विस ले रहे तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, लेकिन व्हाट इफ जीएसटी में वो लोग रजिस्टर है, बिकॉज उनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर एक्सीड हो गया, या नहीं रजिस्टर है लेकिन उन लोग का एक्सीड हो गया, उनको रजिस्ट्रेशन लेना था, देन इन दैट केस यहाँ पे टैक्स लगेगा, और टैक्स आरसीएम में लगेगा। मतलब क्या, ये जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है ना, उनको रजिस्ट्रेशन ले करके उसको आरसीएम में टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, अब बिजनेस एंटिटी रहा तो वही वाला डिस्कशन जो ऊपर था कैटेगरी 3। तो यहाँ पे क्या होएगा कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस का जो टर्नओवर था वो एलिजिबल बना रहा था क्या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए, एग्जाम्पशन था। ओके, लिमिट से कम था। अगर जो उनको एग्जाम्पशन था तो ये जो सर्विस ले रहे लीगल सर्विसेज उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, लेकिन रजिस्ट्रेशन से एग्जाम्पशन नहीं था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, देन इन दैट केस उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और आरसीएम में ये जो लीगल सर्विसेज ये ले रहे हैं ना बिजनेस एंटिटी, उस पर उनको टैक्स भरना पड़ेगा। तो बताइए कैसा लगा ये डिस्कशन लीगल सर्विसेज पे। मुझे तो लग रहा है आपको चीजें समझी रहेंगी। अब आगे बढ़ेंगे और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो जो मेरा अगला डिस्कशन है वो है एंट्री नंबर 15, जो बात करता है आरसीएम ऑन रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल। ओके।